नारंगी के रस में जाफरानी बसंती बूटी छानकर शिवशंभू शर्मा खटिया पर पड़े मोजों का आनंद ले रहे थे। ख्याली घोड़े की बागें ढीली कर दी थी। वह मनमानी जकंदे भर रहा था। हाथ पांवों को भी स्वाधीनता दी गई थी। वह खटिया के तूल अरज का सीमा उल्लंघन करके इधर उधर निकल गए थे। कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर था और ख्याल दूसरी दुनिया में। अचानक एक सुरीली गाने की आवाज ने चौंका दिया। कनरसिया शिवशंभू खटिया पर उठ बैठे, कान लगाकर सुनने लगे। कानों में वह मधुर गीत बार बार अमृत ढालने लगा। चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया घर। कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए। मालूम हुआ कि पड़ोस में किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। कोई सुरीली लय से उक्त होली गा रहा है। साथ ही देखा बादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। बसंत में सावन देखकर अकल जरा चक्कर में पड़ी। विचारने लगे कि गाने वालों को मलार गाना चाहिए था, न कि होली। साथ ही ख्याल आया कि फागुन सुदी है, बसंत के विकास का समय है, पर होली क्यों न गावें। इसमें तो गाने वालों का नहीं, विधि का मूल है, जिसने बसंत में सावन बना दिया। कहाँ तो चांदनी छिटकी है, निर्मल वायु बहती है, कोयल की कूक सुनाई देती है। कहाँ भादो किसी अंधियारी है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है। ओह, कैसा ऋतु विपर्य है। इस विचार को छोड़कर गीत के अर्थ का विचार जी में आया। होली खिलैया कहते हैं, चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। और खेलने वाले कौन? उनकी प्रजा ग्वालबाल। इस विचार से शिवशंभू शर्मा को और भी चौंका दिया कि क्या भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे। क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे? अच्छा, यदि आज शिवशंभू शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियां, भूरे रंग की पिचकारियां लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाए तो कहाँ जाए? राजा दूर 7 समुद्र पार है। राजा का केवल नाम सुना है, न राजा को शिवशंभू ने देखा, न राजा ने शिवशंभू को। खैर, राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत में भेजा है। कृष्ण द्वारिका में ही हैं, पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा है। क्या उस राजा प्रतिनिधि के घर जाकर शिवशंभू होली नहीं खेल सकता? ओह, ये विचार वैसा ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती थी। पर इसमें गाने वाले का क्या दोष है? वह तो समय समझकर ही गा रहा है। यदि बसंत में वर्षा की झड़ी लगी है तो गाने वाले को तो मलार ही गाना चाहिए। सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण है, उद्धव है, ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। राजा है, राज प्रतिनिधि है, पर राजा की तो उन तक रसाई नहीं है। सूर्य है, धूप नहीं, चंद्र है, चांदनी नहीं, माय लॉर्ड नगर ही में है, पर शिवशंभू उसके द्वार तक फटक नहीं सकता। उसके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। माय लॉर्ड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा तक नहीं पहुंच सकती। जहांगीर की भांति उसने अपने शयनागार तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया जिसकी जंजीर बाहर से हिलकर प्रजा अपनी फरियाद उसे सुना सके। न आग को लगाने की आशा है। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। प्रजा के मन का भाव वह नहीं समझता, न समझना चाहता है। उसके मन का भाव न प्रजा समझ सकती है, न समझने का कोई उपाय है। उसका दर्शन दुर्लभ है। द्वितीया के चंद्र के भांति कभी कभी बहुत देर तक नजर गड़ाने से उसका चंद्रानन दिख जाता है तो दिख जाता है। लोग उंगलियों से इशारे करते हैं, वह है। किंतु दूज के चांद के उदय का भी एक समय है, लोग उसे जान सकते हैं। माय लॉर्ड के मुखचंद्र के उदय के लिए कोई समय नियत नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार इस देश का निवासी माय लॉर्ड का चंद्रानंद देखने के लिए टकटकी लगाए रहता है, या जैसे शिवशंभू शर्मा के जी में अपने देश के माय लॉर्ड से होली खेलने की आई, उसी प्रकार कभी माय लॉर्ड को भी अपने देश के लोगों की सुध आती होगी। क्या कभी श्रीमान का जी होता होगा कि अपनी प्रजा में जिसके दंड मुंड के विधाता होकर आए हैं, किसी एक आदमी से मिलकर उसके मन की बात पूछे, कुछ आमोद प्रमोद की बात करके उसका मन टटोले। माय लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना सूर्य को दीपक दिखाना है। वह स्वयं श्रीमुख से कह चुके हैं कि ड्यूटी से बंधा मैं इस देश में फिर आया,
यह देश मुझे बहुत प्यारा है। इसमें ड्यूटी और प्यार की बात श्रीमान के कथन से ही तय हो जाती है। उसमें किसी प्रकार की हुज्जत उठाने की जरूरत नहीं है। तथापि यह प्रश्न आपसे आप जी में उठता है कि इस देश की प्रजा से प्रजा के माय लॉर्ड का निकट होना और प्रजा के लोगों की बात को जानना भी उस ड्यूटी की सीमा तक पहुंचा है या नहीं। यदि पहुंचा है तो क्या श्रीमान बता सकते हैं कि अपने 6 साल के लंबे शासनकाल में इस देश की प्रजा को क्या जाना और उससे क्या संबंध उत्पन्न किया। जो पहरेदार सिर पर फेंटा बांधे, हाथ में संगीनदार बंदूक लिए काठ के पुतलों की भांति गवर्नमेंट हाउस के द्वार पर दंडायमान रहते हैं, या छाया की मूर्ति की भांति जरा इधर उधर हिलते जुलते दिखाई देते हैं, कभी उनकी भूले भटके भी आपने पूछा कि कैसी गुजरती है। किसी काले प्यादे चपरासी या खानसामा आदि से आपने कभी पूछा कि कैसे रहते हो, तुम्हारे देश की क्या चाल ढाल है, तुम्हारे देश के लोग हमारे राज्य को कैसा समझते हैं। क्या इन नीचे दर्जे के नौकर चाकरों को कभी माय लॉर्ड के श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या खाली पेड़ों पर बैठी चिड़िया का शब्द उनके कानों तक पहुंचकर रह गया। क्या कभी सैर तमाशे में टहलने के समय किसी एकांत स्थान में इस देश में किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला, अथवा इन देश के प्रतिष्ठित बेगरज आदमी को अपने घर बुलाकर इस देश के लोगों के सच्चे विचार जानने की चेष्टा की, अथवा कभी विदेश या रियासतों के दौरे में उन लोगों के सिवा जो झुक झुक कर लंबी लंबी सलाम करने आए हों, किसी सच्ची और बेपरवाह आदमी से कुछ पूछने या कहने का कष्ट किया। सुनते हैं, कलकत्ते में श्रीमान ने कोना कोना देख डाला, भारत में क्या भीतर क्या सीमाओं पर कोई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी। बहुतों का ऐसा विचार था, पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षोत्तीर्ण छात्रों की सभा में चांसलर का जामा पहनकर माय लॉर्ड ने जो अभिज्ञता प्रकट की, उससे स्पष्ट हो गया कि जिन आंखों से श्रीमान ने देखा उनमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति नहीं थी। सारे भारत की बात की जाए, इस कलकत्ते ही में देखने में इतनी बातें हैं। न केवल उनकी भली भांति देख लेने से भारतवर्ष की बहुत सी बातों का ज्ञान हो सकता है। माय लॉर्ड के शासनकाल में 6 साल हॉलवेल के स्मारक में लाठ बनवाने, ब्लैक होल का पता लगाने, अख्तर लोनी को लाऊ को मैदान से उठवाकर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ, अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में बीत गए। दूसरा दौर भी वैसे ही कामों में बीत रहा है। संभव है उनमें श्रीमान की दिलपसंद अंग्रेज मोहल्लों में कुछ और भी बड़े बड़े सड़कें निकल जाएं, गवर्नमेंट हाउस की तरफ से स्वर्ग की सीमा और बढ़ जाए, पर नगर जैसे अंधेरे में था वैसा ही रहा, क्योंकि उसकी असली दशा देखने के लिए ही आंखों की ज़रूरत है। जब तक आंखें नहीं होंगी यह अंधेर यूं ही चला जाएगा। यदि किसी दिन शिव शंभू शर्मा के साथ माय लॉर्ड नगर की दशा देखने चलते तो वो देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों सुअरों की भांति सड़े गले झोपड़ों में पड़ी लेटती है। उनके आसपास सड़ी बदबू और मैले सड़े पानी के नाले बहते हैं, कीचड़ और कूड़े के ढेर चारों ओर लगे हुए हैं, उनके शरीरों पर मैले कुचैले फटे चीथड़े कपड़े लिपटे हुए हैं। उनमें से बहुतों को आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने का कपड़ा तक नहीं मिलता। जाड़ों में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं वो, गर्मी में सड़कों पर घूमते और जहां वे पड़ते रह फिरते हैं, बरसात में सड़े सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। सारांश यही है कि हर एक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुमान करते हैं। मौत ही एक है जो उस दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग से कष्ट से छुड़ा सकती है। परंतु क्या इनसे भी बढ़कर और दृश्य नहीं? हाँ है, पर जरा स्थिरता से देखने के हैं। बालू में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपने सूंड से नहीं उठा सकता, उसके लिए चींटी की जिह्वा की दरकार है। इसी कलकत्ते में, इसी इमारतों के नगर में माय लॉर्ड की प्रजा में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको रहने के लिए सड़ा झोंपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों पर घूमते घूमते जहां देखते हैं वहीं पड़े रहते हैं। पहरे वाला आकर डंडा लगाता है तो सरक कर दूसरी जगह जा पड़ते हैं। बीमार होते हैं तो सड़कों पर ही पांव पीट पीट कर मर जाते हैं। कभी आग जलाकर खुले मैदान में पड़े रहते हैं, कभी कभी हलवाइयों की भट्टियों में चमट कर रात काट देते हैं। नित्य इनकी 2-4 लाशें जहां तहां पड़ी हुई पुलिस उठवाती है। भला माय लॉर्ड तक उनकी बात कौन पहुंचावे? दिल्ली दरबार में भी, जहां सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर पड़े दिखाई देते थे, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई नहीं था। यदि माय लॉर्ड इस बार लोगों को देख पाते तो पूछने की जगह हो जाती कि वह लोग भी ब्रिटिश राज्य के सिटीजन हैं
अथवा नहीं? यदि हैं तो कृपा पूर्वक पता लगाइए कि उनके रहने के स्थान कहाँ हैं। ब्रिटिश राज्य में उनका नाता क्या है? क्या कहकर वे अपनी प्रजा और प्रतिनिधि को संबोधन करें? किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को असीस दें? क्या यूं कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक उंगल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़ों से नहीं जुड़े, न कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो। उसका राज्य प्रतिनिधि हाथियों पर जुलूस निकालकर सबसे बड़े हाथी पर चवर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजाए। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी है जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराजाओं की गुणावली का वर्णन करते हैं जो प्रजा का दुख मिटाने और अभावों का पता लगाने के लिए रात को वेश बदलकर निकला करते हैं। अकबर के प्रजा पालन और बीरबल की लोक रंजन की कहानियां कहकर वह जी बहलाते हैं। समझते हैं न्याय और सुख का समय बीत गया, अब वे राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते जो प्रजा के सुख दुख की बातें उनके घरों में आकर पूछ जाते थे। महारानी विक्टोरिया को वे अवश्य जानते हैं क्योंकि वे महारानी थी। अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा और इस देश के प्रभु हुए हैं। उनको इस बात की खबर तक नहीं थी। उन्हें प्रभु के लिए प्रतिनिधि होते हैं, वही इस देश के शासन के मालिक होते हैं। कभी कभी इस देश की 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का घमंड भी करते हैं, अथवा मन चाहे तो इस देश के साथ बिना कोई अच्छा बर्ताव किए यहाँ के लोगों को झूठा मक्कार आदि कहकर अपनी बढ़ाई करते हैं। इन सब विचारों ने इतनी बात तो शिवशंभू के जामे में पक्की कर दी कि अब राजा प्रजा के साथ मिलकर होली खेलने का समय गया। जो बाकी था वह कश्मीर नरेश महाराजा रणवीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। इस देश के उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं। इस देश को प्रजा का अब वह भाग्य नहीं, साथ ही किसी राजपुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं है जो यहाँ की प्रजा के अकिंचन प्रेम को प्राप्त करने की परवाह करे। माय लॉर्ड, अपने शासनकाल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं, वह प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे? तो भी इतना संदेश भंगड़ शिवशंभू शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहते हैं कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वे आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। बमुला ज़िमाने सुल्तान के रसानद ई द्वारा कि बशुक्रे बादशाही ने नज़र भर गदारा। भारत मित्र 18 मार्च 1905 ईस्वी।